हिंदी की क्लास आरंभ हो गए हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि हिंदी के लिए जो बिहार शिक्षक भर्ती का द्वितीय चरण चल रहा है, जिसमें अर्हता परीक्षा भाषा के पेपर होंगे और वह 22 नंबर के पेपर आने की संभावना है पूरी तरह से। 22 और 8, 22 नंबर की हिंदी और 8 नंबर की इंग्लिश आएगी। उसके लिए बैचेज आपको आरंभ हो गए थे, कल ही आपको सूचनाएं दे दी गई थी। तो उसमें हमें कैसे पढ़ना है, उस हम टॉपिक पर आते हैं कि उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। तो आइए देखते हैं। दिया गया है, देखिए। आपको हिंदी में हिंदी व्याकरण क्या आएगा? हिंदी व्याकरण। पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी क्या है। हिंदी शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। फारसी भाषा का शब्द है। पहले तो यही हमको जान लेने की जरूरत है। अब हिंदी व्याकरण में हमें क्या आना है? हिंदी व्याकरण की शुरुआत कहाँ से होती है? भाषा से होती है। तो कुछ कॉमन चीजें हमें क्या करना है, जान लेना है। तो आप जैसे देखें, भाषा, पहली बात हमको जानना है कि भाषा क्या है। भास धातु से बना है। भास धातु होती है, भास धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी में कहना। व्यक्त वाणी में कुछ कहना। व्यक्त वाणी में कुछ कहना। ये सामान्य चीजें आपको आनी चाहिए। व्यक्त वाणी में कुछ कहना, ऐसे शब्द आपसे अब पूछ दिए जाते हैं कि आप बताइए भाषा शब्द किस धातु से बना है। भास धातु से बना है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी में कुछ कहना। हिंदी शब्द किससे बना है? फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरीके की चीजें आपसे पूछी जाती हैं। अब हम आते हैं आप अपने मेन टॉपिक पर। कहाँ? वर्णमाला। कहाँ से आते हैं? वर्णमाला पढ़ाया जाता है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं। तो आप ये जान लीजिए कि वर्णों का सर्वप्रथम जो उत्पत्ति होती है, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी एक रचना थी संस्कृत के। बाणभट्ट थे पाणिनि। पाणिनि कृत अष्टाध्यायी, कृत अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी से ही वर्णमाला की शुरुआत हुई, वर्णों की शुरुआत हुई। वर्ण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? वर्ण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पाणिनि की एक रचना थी। संस्कृत का एक विद्वान थे पाणिनि, जिन्होंने क्या किया था, अष्टाध्यायी रचना किए थे, जो उसमें 8 अध्याय दिए गए हैं। उन्हीं अध्यायों में सर्वप्रथम क्या है, इस वर्णमाला की शुरुआत मिलती है। तो आपको इन सब बातों में, आप वर्णमाला पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि वर्णों का आरंभ या वर्णमाला की शुरुआत क्या हुई, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी से हुई थी। अब हमें देखना है कि हम इसके इतिहास को जरूर जानें। और पूछा भी जा सकता है कि माने वर्ण का प्रारंभ कहाँ से शुरू हुआ था। तो संस्कृत के एक विद्वान थे पाणिनि। पाणिनि क्या थे? व्याकरणाचार्य थे, व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने ही क्या किया था, वर्ण की शुरुआत की थी। आगे आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ण की परिभाषा, वर्ण की परिभाषा क्या है? वर्ण क्या है? तो आप देखिए, ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण कहते हैं। अगर ऐसा पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं कि ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण की विशेषता क्या होती है? वर्ण अभाज्य होते हैं।
वर्ण क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं, अभाज्य होते हैं। माने वर्णों का क्या है? खंड नहीं होता है। ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब दूसरा प्रश्न होता है, आपने वर्ण जान लिया कि वर्ण क्या है, वर्ण की परिभाषाएं क्या हैं। अब आप दूसरे रूप में देखेंगे, वर्ण की परिभाषा और दिया गया। अब आप दिए गए वर्ण के भेद, वर्ण के भेद। वर्ण क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अगर ऐसे पूछ सकता है कि मतलब आप बताइए वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। वर्ण की आपने परिभाषा देखा कि ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्ण क्या होते हैं? अभाज्य होते हैं। वर्णों का क्या होता है? खंड नहीं होता है। अब दूसरी चीज पूछा जाएगा, वर्णमाला अलग है। क्या है? वर्णमाला। आपसे पूछा जाएगा, आप बताइए, कभी पर वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। माने आप देखिए, अगर ये लिख दिया जाए कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं तो गलत हो जाता है। क्योंकि अगर यहाँ व्यवस्थित शब्द नहीं लिखेंगे तो परिभाषाएं गलत हो जाएंगी। क्योंकि वर्णों का एक क्रम है कि क के बाद ख, ख के बाद ग, अ के बाद आ आएगा उसमें, इसीलिए बार बार पूछता है। तो आपको अगली परीक्षा, जो पीछे परीक्षाएं हुई है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हैं। बात है कई भागों में परीक्षा हुई, समझ रहे हैं? तो हिंदी के कई पेपर थे, तो सभी लोग केवल अपना पेपर ही क्या किए हैं? ध्यान दिए हैं। आपने जैसे मान लीजिए परीक्षा दिया, तो परीक्षा देने के बाद आपने अपने हिंदी के पेपर का ध्यान दिया, समझ रहे? अलग फिर परीक्षाएं हुई दूसरे टर्म में, उसमें भी हिंदी पूछा गया, अर्हता परीक्षा का, तो उसका पेपर भी क्या था? तो सारे पेपर का हमें क्या करना चाहिए? आकलन करना चाहिए। तो ये हो गया वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये क्वेश्चन आपसे आता है। अब आप देखिए दो चीजें, हम जब यहाँ क्या करेंगे? वर्ण के भेद, वर्ण के भेद जब करेंगे तो पहला क्या होगा? स्वर, और दूसरा क्या होगा? व्यंजन। अब आप देखिए स्वरों में क्या पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए। स्वर केवल आप देखिए, स्वर अ लिखते हैं, आ लिखते हैं, ई लिखते हैं, दीर्घ ई है, ऊ है और ऊ है, री है और ए है, ऐ है और ओ है, औ है। ये आपके क्या हैं? स्वर है। ये कितने हैं? ये स्वर हैं। इसी हम क्या कहते हैं? ये हमारे क्या हैं? स्वर। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। स्वरों की संख्या कितनी होती है? स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। अब बच्चे बार बार ये कहते हैं कि सर कुल स्वर कितने होते हैं? 13। सुन लीजिए, कुल स्वर कितने होते हैं? 13। अब आप क्या करते हैं? जैसे ऐसा क्यों कहते हैं, पूरी बात समझ लीजिए। अंग और अह जो आप लिखते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? अयोग वाह। क्या कहते हैं? अयोग वाह। यह नाम किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। यह नाम किसने दिया था? किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। किशोरी दास वाजपेयी ने। ये आपसे पूछा जा सकता है, जो मेन हिंदी की परीक्षाएं होती हैं, वाजपेयी पूछा कहीं भी जा सकता है। ठीक है, पूछा तो कहीं जा सकता है कि अंग और अह नाम किसने दिया था? किशोरी दास वाजपेयी ने दिया था। अब आप देखिए,
अब यह न तो पूर्णतः स्वर है न तो पूर्णतः व्यंजन है। अयोग वाह की परिभाषा, शब्द का उच्चारण आप देखें, अयोग वाह, अयोग वाह। अब आप देखिए अयोग वाह, अ धन योग धन वाह, तीन शब्दों से बना है। अ माने अभाव, योग माने जो जुड़ नहीं सकता है। किसमें नहीं जुड़ सकता है? जो स्वर में नहीं जुड़ सकता है, न व्यंजन में जुड़ सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवा। या हम ये कहें कि जो पूर्ण रूप से न स्वर है न पूर्ण रूप से व्यंजन है, उसे हम क्या कहते हैं? अयोगवा। तो आपको ये बार बार बच्चे, तो जब आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदी में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी में कुल स्वरों की संख्या अगर ऐसे कर देता है, तब आपकी संख्या क्या हो जाती है? 13। जब केवल यह पूछा जाता है हिंदी में स्वरों की संख्या, तो क्या हो जाती है? 11 हो जाती है। अब आप ये चीज पर पहले आप इसके काउंटिंग में ध्यान दीजिए कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11, कुल स्वरों की संख्या 13। समझ रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज, अब आपको आते हैं क्वेश्चन जहां से उठते हैं। मेन चीजें यह होती हैं कि स्वर के भेद, स्वर के भेद, स्वरों का भेद किया गया है। सुन लीजिए, एक तो क्या दिया गया? स्वर के भेद कर दिए गए, कई रूपों में कहे, जिह्वा के आधार पर। किसके आधार पर? जिह्वा के आधार पर। समझ रहे? पहला ये, अब वह सामान्य स्वर नहीं पूछा जाता। जैसे एक होता है उच्चारण के आधार पर। किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। पहले देखिए, भेद किया गया उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर पहला भेद। दूसरा भेद किया गया जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर। इसके बाद किया गया मुखाकृति के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर, के आधार पर इसके भेद कर दिए। अब देखिए, ये सामान्य चीजें थोड़ा नहीं पूछी जा रही हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। क्या होता है? हरस्वर, आप देखिए, हरस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। तीसरा क्या होता है? प्लुत स्वर। तो दे दिया जाएगा उच्चारण के आधार पर स्वरों की, स्वर के भेद कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। हरस्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिह्वा के आधार पर भी स्वर कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। इसके भी क्या होते हैं? 3। कौन कौन? अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा है पश्च स्वर, तीसरा है मध्य स्वर। क्या है? मध्य स्वर। हो गया। जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। अब आप देखिए, मुखाकृति के आधार पर भेद आप कर लीजिए। समृत स्वर पूछा जाएगा, समृत स्वर, अर्ध समृत, अर्ध समृत, इसके बाद विवृत स्वर और समृत स्वर, अर्ध समृत स्वर। इसके बाद है विवृत स्वर, विवृत स्वर। इसके बाद है ये अर्ध विवृत स्वर। क्या होता है? अर्ध विवृत स्वर। हो गया।
ये क्या है? ये तो आप देखिएगा, ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ गए? आप देखेंगे इसमें। अब कहने का मतलब यह है कि इतना आसानी से आप नहीं पढ़ लेंगे। इस समय अट्रैक्शन है पूरी तरह से मुखाकृति और जिह्वा के आधार पर, समझ ना? ये सारे आपको पहले आप देखिए कि आप ये जानिए कि अब ये क्या क्या दिया गया जिह्वा के आधार पर, जिसमें जिह्वा का काम, जिह्वा कैसे काम करती है, जिह्वा को केंद्र बिंदु मान करके इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया। और मुख का को केंद्र मान करके इसका क्या किया गया, विभाजन किया गया। अच्छा, वर्तुलाकार के आधार पर, जैसे वर्तुलाकार का मतलब क्या होता है, सुनिए। आकृति जैसे बनती है कि आप जब क्या करेंगे, उच्चारण करते हैं तो क्या होता है, कभी ओठ सर्किल बनाता है, कभी अर्ध सर्किल बनाता है। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? तो उसके भी आधार पर भेद कर दिया गया है कि आप बताइए कि इसके आधार पर क्या होता है कि स्वर के कितने भेद होते हैं, अलग अलग चीजें हैं। तो वो कहाँ से पूछेगा? हमको तो पूरा पढ़ करके जाना है, उसको जहां से इच्छा करे वहां से पूछे। अब आप देखिए, अब आपको आते हैं, ये आपने जान लिया। अब आइए, यहां स्वर जो लिखा गया है, स्वर अ, आ, ई, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब आपको ये जान लेना, यह जो री स्वर है क्या है, संस्कृत का स्वर है। क्या है? संस्कृत का स्वर है। बात समझ गए? ये किसका स्वर है? संस्कृत का। पूछा जा सकता है कि आप ये बताइए इन स्वरों में कौन सा स्वर क्या है, संस्कृत का स्वर है। आप देखिए क्वेश्चन कहीं से उठ सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। बात समझे? अब आपको दिया गया कि ये स्वर क्या है, मुख्यतः ये स्वर क्या है, संस्कृत का है। क्योंकि जैसे ही आप पढ़ेंगे आगे, जैसे जिह्वा के आधार पर, मुखाकृति के आधार पर इसकी गणना नहीं की जाएगी, इसकी गणना खत्म हो जाएगी। यह री का कहीं भी क्या है, नामो निशान नहीं होगा। केवल उच्चारण के आधार पर ही केवल चलेंगे। इसके बाद री क्या होता है, समाप्त हो जाता है, वहां उसका काम नहीं लिया। अब हमें ये देखना है, उच्चारण स्थान पूछा जाएगा। उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान क्या पूछा जाता है, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है। जब आपने, ईश्वर ने आपको यंत्र दिया है, आप बोलते हैं अ आ, तो जैसे ही हम अ और आ बोलते हैं तो क्या होती है, जीभ साइलेंट होती है, इधर उधर क्या होती है, हिलती नहीं है। आवाज, सारी आवाजें क्या निकलती हैं, कंठ से निकलती हैं। तो जैसे आप बोलेंगे आ, तो आप देखिए आवाज यहां से आती हुई मालूम होती है। तो इसलिए हम जान जाते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। कभी कभी ऐसी दिक्कत होती है, परीक्षाएं हैं, प्रेशर होता है, आदमी याद करके जाता है, भूल जाता है, तो केवल आप मुंह से चला करके ही जान सकते हैं। अगर भूल गए तो आप क्या करेंगे, जान करके आप कर लेंगे। दूसरी चीज देखिए, ई और ई दिया गया, तो दिया गया जब हम ई और ई का उच्चारण करते हैं, समझ रहे हैं, तो यह किससे होता है, ताल, समझ रहे हैं। ई, जैसे आप बोलते हैं ई, तो आपको कहां से होता है, तालु से। कहां से, तालु से। आप बोलेंगे ना ई, तो आप देखिए ई जब बोलते हैं तो आप देखिए यह मुंह है, ये क्या है, यहाँ जीभ क्या होती है, स्थिर होती है, यहीं आराम करती है। तो इसका क्या है, जब हम बोलते हैं ई तो तालु पर दबाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, तालु।
अब आप देखिए, जैसे ही हम बोलेंगे ऊ, तो देखिए ओठ क्या करेगा, सर्किल बनाने का काम करता है कि नहीं करता है। अगर आपका आवाज क्या होगी, कंठ से निकले, अगर क्या करे, ओठ सर्किल न बनावे, तो ऊ शब्द, ऊ ध्वनि नहीं निकल सकती है। आप कंठ से आवाज देते हो, अगर ओठ सर्किल न बनावे तो ऊ ध्वनि नहीं निकल पाएगी। तो ध्वनि निकलेगी जैसे ही बोलेंगे ऊ, तुरंत ओठ सर्किल बनाना शुरू कर देगा। तो ऐसे ही हम जान जाते हैं इसका उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। क्या है, ओष्ठ। इसके बाद दिया गया है री। री का उच्चारण स्थान क्या होता है, मूर्धा। आप देखिए, जैसे आप बोलेंगे री, जैसे बोलेंगे री, पूरी तरह से आवाज क्या होगी, वाइब्रेशन करेगी, और यह र जो जीभ होगी वो यहाँ ठोकर मारना शुरू करेगी, और इसी स्थान को हम क्या कहते हैं, मूर्धा। जीभ क्या करती है, यहाँ ठोकर मारती है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, मूर्धा। क्या कहते हैं, मूर्धा। अब इसके बाद दिया गया ए और ऐ, समझ गए। तो आप देखिए इन दोनों में दो अवयव काम करते हैं। मुख के अवयव क्या हैं, जीभ है, तालु है, दांत है, ओष्ठ है, ये क्या है, मुख के अवयव हैं। तो आप जैसे ही क्या करेंगे, बोलेंगे ए, तो कंठ से आवाज हो रही है। ए जब बोलते हैं, आप देखिए ई बोले थे तो ई में क्या था, जीभ पर दबाव पड़ता है। वैसे ही जैसे आप बोलेंगे ए, तो तुरंत जीभ के तालु पर क्या होगा, दबाव पड़ेगा। तो इसीलिए इसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य माना गया। कंठ तालव्य, इसके बारे में पूछता है, इसके विषय में क्या करेगा, पूछेगा। जैसे ही आप बोलेंगे ए ऐ, तो आप देखिए, आप बोल करके स्वयं देख सकते हैं कि तुरंत क्या होगा, जीभ के तालु पर प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। इसीलिए इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, कंठ तालव्य। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं ओ और औ, आप बोलते हैं ओ, अब ओठ सर्किल बनाया और क्या है, कंठ से आवाज निकली, तो इसका सही क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। तो लिखेंगे क्या, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ, कंठ माने ओठ, ओष्ठ माने ओठ, तो सही उच्चारण क्या हो गया, कंठोष्ठ। अब समझ गए। तो आपने देखा कि इसमें हमें क्या करना है, उच्चारण स्थान। सबसे जरूरी यह है कि आपसे पूछा जाएगा, कॉमन परीक्षाओं में तो पूछना ही पूछना है। क्या पूछेगा, अगर वर्णमाला से उठाएगा, वर्णमाला से तो उठाना ही है, तो वर्णमाला से क्वेश्चन आने ही है कि आप ये बताइए कि कौन, किसका उच्चारण क्या है, किसका उच्चारण क्या है। तो जिसमें से इस दोनों का उच्चारण विशेष रूप से, और क्या होता है, री। री है, ए है, ऐ है, ओ है और औ है। इसका उच्चारण स्थान आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब आप देखिए, तो आपने देखिए स्वर की परिभाषाएं क्या हैं, सुनिए, कि माने जिन वर्णों का उच्चारण, समझ रहे हैं, स्वतंत्र रूप से होता है, दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वर। समझ गए। तो अलग अलग चीजें हैं आपको, मतलब अब स्वर की परिभाषा हमको लगता है कि सभी लोग एवं जानते होंगे, न जानते हैं तो बता भी दिया जा रहा है। अब इसमें मेजर चीज क्या आती है, आप देखिए, आपको दिया गया उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, स्वर के भेद। अगर ऐसे क्वेश्चन कर दे, सुनिए, कि उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद, या सीधे लिख दे स्वर के भेद,
दो बातें होगी, प्रश्न उठेगा, समझ गए। क्योंकि विद्वान प्रश्न तो अगर दे दिया उच्चारण के आधार पर भेद, या ऐसे लिख दिया गया स्वर के आधार पर, स्वर के, अरे क्या लिखे हैं, उच्चारण के आधार पर, या ऐसे लिख दिया गया स्वर के भेद, समझ गए। पूछ दिया गया स्वर के भेद, तब भी आप क्या लिखेंगी, तीन। क्या लिखेंगी, तीन। अगर ये दे दिया गया स्वर के भेद, तभी लिखेंगी तीन। अगर ये लिख दिया गया, देखो उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर तीन। हमको हर तरह से पढ़ा देना है कि उच्चारण के आधार पर भी भेद तीन, और क्या हो गया, और केवल स्वर का भेद पूछा गया तब भी क्या है, तीन। उसने तो यह नहीं पूछा कि जिह्वा के आधार पर, ऐसा तो पूछा नहीं। जब प्रश्न जैसा करेगा वैसा आपको क्या होगा, उत्तर देना होगा। अब आप देखिए, आपने यहां लिख लिया भेद। अब आप देखिए, भेद कर दिए गए। पहला क्या है, हरस्वर। क्या है, हरस्व स्वर। अब इसमें क्या होता है, हरस्व माने लोग यही जानते हैं कि छोटा, समझ रहे हैं। हरस्व स्वर का मतलब ये बब लोग ये जानते हैं कि छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, होता भी है, हर जगह नहीं। बात समझ गए, हर जगह नहीं। मैंने बताया कि जहां जो संदर्भ होगा वहां उस शब्द का अर्थ क्या होगा, बदल जाएगा। हरस स्वर का मतलब है, नोट करो, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, का समय लगता है, उसे हरस स्वर कहते हैं। हरस स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हरस स्वर कहते हैं। समझ गए। तो आप ये देखिए, जब वो विशेष गहराई में जा, मैंने कहा ना व्याकरण है। अब सामान्य व्याकरण पूछेगा कि कौन व्याकरण पूछेगा हमसे, उससे तो मतलब है नहीं। हमारा मतलब है कि हम स्वर को पूरी तरह से वर्णमाला पढ़ा दें, और वो उसको जहाँ से होगा जैसे चाहे अपना क्या करे। अब इसी में तमाम चीज़ें हैं, थोड़ी सी टेक्निक बदलाता है तो प्रश्न कठिन हो जाते हैं, और टेक्निक नहीं बदलता है तो प्रश्न क्या होते हैं, सरल हो जाते हैं। तो आपको दिया गया जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा, एक मात्रा का मतलब क्या है, जैसे आपने लिखा क, क पर क्या है, एक मात्रा, समझ गए। जैसे ही क लिखा गया उस पर क्या है, एक मात्रा। अब देखिए इस पर कौन सी मात्रा लिखी गई, एक मात्रा। अगर यहाँ का लिखा गया है तो क्या है, दो मात्रा। बात समझ गए। तो उसने ये कहा, आप देखिए, तो जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं, हरस स्वर। अब देखिए, जिसमें अ, ई, उ और री, इसमें भी भेद देखिए आप। ये चार क्या हैं, हरस स्वर हैं। ये क्या हैं, हरस स्वर हैं। हो गया, ये क्या है, हरस स्वर हैं। तो आप देखिए, अगर ये क्या है, हरस स्वर हैं, इसे हम क्या कहेंगे, हरस स्वर। तो आप देखिए ना, जैसे आपने क लिखा तो यस पर अ की मात्रा है। अगर यहाँ हम ई लिखते हैं क,
आप देखिए ई एक मात्रा, क पर उ लिखते हैं तो एक मात्रा, क पर री लिखते हैं तो क्या एक मात्रा। आप मात्राओं की जब गणना करते हैं तो कितनी मात्रा हो जाती है, एक मात्रा। तो अगर ये पूछा गया कि हिंदी में हरस स्वर की संख्या कितनी होती है तो क्या लिखेंगी, 4। हो गया। हिंदी में हरस स्वरों की संख्या कितनी होती है, 4। और अगर ये लिखा गया, ये भी सुन लीजिए, कई तरह से क्वेश्चन होंगे। हिंदी में हरस स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4। मूल स्वरों की संख्या भी कितनी होती है, 4। मूल स्वरों की भी संख्या कितनी हो गई, मूल स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 4। यही हिंदी के हरस स्वर हैं। यही क्या है, हरस स्वर भी हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर भी कहेंगे। क्या कहेंगे, मूल स्वर। अब प्रश्न कैसे पूछेगा, यही क्या है, मूल स्वर भी हैं और हरस स्वर भी हैं। समझ गए। तो क्वेश्चन बदल सकते हैं कि हिंदी में हरस स्वर कौन कौन है। समझ रहे हैं। जितेंद्र कुमार फास्ट पढ़ाइए। जितेंद्र कुमार, कितने से मतलब है कि पूरा आप कोचिंग का आंकड़ा लेना चाहते हैं कि अपना का, आप अपने से मतलब रखिए। लड़कों की नहीं कमी है, आप अपने से मतलब रखिए। बात समझ गए जितेंद्र जी, आप अपने से मतलब रखिए। आपको पसंद है तो एडमिशन लीजिए, नहीं पसंद है तो दूसरा दरवाजा देख लीजिए। आगे देखिए। तो दिया गया, अब आपको दिया गया हरस स्वर अ ई उ री। देखो अ ई उ री, अ ई उ री, ये क्या है, इन्हें हम हरस स्वर भी कहेंगे और इन्हें हम क्या कहेंगे, मूल स्वर भी कहेंगे। बात समझ गए। इन्हें हरस स्वर, अगर पूछा गया कि हरस स्वर कितने होते हैं तो 4। अगर पूछा गया मूल स्वर कितने होते हैं तो 4। यही हरस स्वर भी है, यही क्या है, मूल स्वर। अब आपने देखा कि अ ई उ री, अ ई, देखिए अ ई, गलत हो जाता, अ के बाद क्या है, आ, छोटी ई है, बड़ी ई है, ऊ है, दीर्घ ऊ है, री है, ई है, ऐ है, ऊ है और औ। अब आप देखिए, इसमें आप देखिए, आपने देखा अ ई उ और री, ये क्या हो गए, हरस स्वर हो गए। इसमें से अब आएगा कि आप ये बताइए दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वरों में क्या हो गए, आ। क्या हो गए, दीर्घ स्वरों में क्या हो गए, आ। दीर्घ ई, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और दीर्घ री, क्या हो गया, दीर्घ री। ये 4 क्या होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ये क्या होते हैं, 4 दीर्घ स्वर होते हैं। आपको इसका उच्चारण भी बता दिया गया। अब मूल रूप से आता है 2 चीजें का आपको ध्यान रखना है कि यह क्या है, दीर्घ स्वर है और ये हरस स्वर है। दीर्घ री तो लिखा गया, देखिए दीर्घ री ऐसे लिखा जाता है। हो गया। आ? नहीं, क्यों नहीं दीर्घ री, समझ गए। तो ये जैसे मान लीजिए हर जगह आपको यूज नहीं होते हैं, ये संस्कृत के वर्ड है ना, मैंने इसीलिए बताया गया कि यह जो स्वर है वह मूलतः किसका है, संस्कृत का है। बात समझे कि नहीं समझे। तो यहां पर आपने लिखा, अब आपको दिया जाएगा संयुक्त स्वर। क्या, संयुक्त स्वर, आप नोट करिए, संयुक्त स्वर
थोड़ा रास्ता पकड़िए। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों में ए, ऐ, ओ और औ। इसमें पूछ सकता है अ में जब ई जोड़ते हैं तो क्या होता है? ए। और दूसरे में अ में ए जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ऐ। तीसरा क्या है? अ में उ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ओ। और चौथे में क्या है? अ में ओ जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? औ। यह जानना जरूरी है। देखिए, आपको सारी चीज़ें डिटेल जाननी पड़ती हैं। अगर उसको गर्ज होगी किसी दूसरे रूप में पूछ दिया, तब आपका दिमाग यहाँ जाना चाहिए कि ये चीज़ें ऐसे चल रही हैं। तो आपको दे दिया गया कि यह चार क्या होते हैं? संयुक्त स्वर। पूछ दिया हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार। हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी होती है? चार। तो आपने देखा कि हिंदी में संयुक्त स्वरों की संख्या चार, मूल स्वर चार बताया गया। हरस स्वर क्या होते हैं? चार हो गया, उसमें दिया गया। और दीर्घ स्वरों की संख्या भी क्या हो गई? चार। अब आपको इससे अधिक क्या पूछेगा? नहीं पूछेगा। आप देखिए और आगे देखिए। अब आपको दिया गया जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर ये पूछा जा रहा है, बहुत टफ। पहला है अग्र स्वर। क्या होता है? अग्र स्वर। ऐसा नोट कर लीजिए, अग्र स्वर ये पूछा जाएगा आपसे। अग्र स्वर ये किसी भी परीक्षा में पूछा जाता है, आप ध्यान रखिए। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में, नोट करो, जिन स्वरों के उच्चारण में, अगर नोट करना चाहें तो जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, जिह्वा का, जिह्वा का अग्र, जिह्वा का अग्रभाग काम करता है, अग्रभाग काम करता है, काम करता है, उसे अग्रस्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अग्रस्वर कहते हैं। अग्रस्वर कहते हैं ऐसा स्वर जिसमें जिह्वा का अग्रभाग काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? अग्रस्वर। जैसे आप बोलते हैं ई, जिह्वा का अग्रभाग काम किया। अ बोलेंगे तो क्या है? कंठ काम करता है। आज जब हम बोलते हैं ई, ए, ऐ, ये चार क्या होते हैं? अग्रस्वर। क्या होते हैं? अग्रस्वर। नोट करिए, ई, ए और ऐ। ये चार अग्रनिया रहेगा कि निम्नलिखित में से बताइए कौन अग्रस्वर है। समझ गए? तो जैसे आप क्या करते हैं, बोलते हैं ई, तो आप देखिए जिह्वा पर दबाव पड़ रहा कि नहीं पड़ रहा है? पड़ रहा है। तो हम जानेंगे अग्रस्वर। ये तो मेन हिंदी वालों को तो आएगा। इसमें तो ये आपसे तो वही सारी चीजें पूछेगा। ठीक है कि ई, ए, तो आप देखिए जीभ के बीच सिरे पर क्या होता है? दबाव पड़ता है। तो हमको दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अग्रस्वर है। तो जब हमको जानकारी रहेगी कि मतलब यह क्या है, यही चार क्या होते हैं? अग्रस्वरों की श्रेणी में आते हैं। दूसरा लिखिए, अब तो जान गए। अब आप लिखिए मध्य स्वर। मध्य स्वर। अब मध्य स्वर का मतलब क्या? नोट कर लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा
मुख के मध्य में स्थित होती है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा मध्य भाग में स्थित होती है, मुख के मध्य भाग में स्थित होती है, उसे हम क्या कहते हैं? मध्य स्वर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसे क्या कहते हैं? मध्य स्वर। एक ही स्वर है अ। क्या है? अ। जब आप बोलेंगे अ तो क्या होगा? जिह्वा कहीं भी हिलती डुलती नहीं है। बात समझे? इसीलिए वो पूछता है कि आप बताइए कि निम्नलिखित में से कौन मध्य स्वर है। तो जैसे आप बोलेंगे अ बोले तो देखिए जीभ क्या होती है? बीच में खड़ी है, बीच में स्थित है। समझ गए? अब आप नोट करिए, ये ही क्या होता है, पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से मध्य स्वर कौन है। बात समझ रहे हैं? इसमें से मध्य स्वर कौन है? तो आप क्या लिखेंगे? अ। आगे देखिए, अब आपको आएगा पश्च स्वर। पश्च स्वर नोट करिए। जब जिह्वा का पिछला भाग काम करता है, लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग, जिह्वा का पश्च भाग काम करता है, तो उसे पश्च स्वर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पश्च स्वर कहते हैं। तो आप क्या करेंगे? जैसे आ, क्या लिखेंगे? आ। और इसके बाद लिखेंगे, यह आ डॉक्टर वाला भी होता है। ऊ, ओ और औ। इतने क्या होते हैं? पश्च स्वरों की श्रेणी में आते हैं। इतने क्या होते हैं? पश्च स्वरों की श्रेणी में आते हैं। समझ गए? इसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर। इसे हम क्या कहेंगे? पश्च स्वर दिया रहेगा। यह जैसे डॉक्टर वाला आ लिखते हैं, फुटबॉल लिखते हैं, फुटबॉल। ये सही। अगर आपने ऐसे लिख दिया फुटबॉल तो ये गलत है। क्या करेंगी? यहां लिखेंगी फुटबॉल। हाँ, यह गृहीत ध्वनि है, यह गृहीत है। समझ रहे हैं? यह जैसे मान लीजिए यह विदेशी ध्वनि है। क्या है? यह विदेश से आई, इसे ही हम कहते हैं गृहीत या आगत ध्वनिया। बात समझे कि नहीं समझे? ये जैसे अपने यहाँ वर्णमाला देवनागरी लिपि से नहीं है, ये क्या है? आगत ध्वनि है या गृहीत ध्वनि है। यह विदेशों से आई है, इसीलिए जो है इसका नामकरण नहीं कर सकते हैं। जैसे दिया गया डॉक्टर, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? बात समझ गए? तो आप अगर ऐसे ही डॉक्टर लिखते हो तो वह गलत हो जाता है। ये चीजें आपको लिखनी पड़ती हैं डॉक्टर। तो आपने ये देखा अग्रस्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। तो है? हाँ, दिया गया आ है, ये है, ऊ है, और ऊ है, ऊ है और औ है। अब आप संख्या की गणना कर सकते हैं। समझ रहे? उसमें कोई चीज गलत नहीं है। तो आपको पढ़ने के तरीके ये हैं कि आप क्या करें, समझ लें? आप अपने सामने सुन लीजिए, आप अपने सामने क्या करें? स्वर लिख लें। तरीके क्या होते हैं कि आप जैसे यहाँ स्वर आपने लिख लिया,
स्वर आपने लिख लिया, सबकी बात बता रहा हूं, ऐसे नहीं स्वर लिख लिया, लिखने के बाद जैसे ए है, आ है, ओ है और औ है, तो आप क्या करें, इसको आप समझ लें कि क्या क्या बताया गया था, इसके क्या उच्चारण है अपने बैठकर, क्योंकि सारी चीज़ें आपको दिमाग में बता दे दी गई कि कौन अग्रस्वर में आएगा, कौन पश्च स्वर में आएगा, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर इस तरीके का आप काम करते हैं तो, क्योंकि वर्णमाला से अभी जब आप पढ़ेंगे, समझ लीजिए, अभी यह स्वर पढ़ेंगे, स्वर में व्यंजन पढ़ेंगे, व्यंजन में सघोष है, अघोष है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, ये सारी चीजें आपसे काकल्य वर्ण हैं, समझ रहे हैं, काकल्य, अब आप नाम नहीं सुने होंगे, काकल्य वर्ण हैं, तो वो सारा चीज वह क्या करता है, पूछ देता है। तो इसलिए आपको इन बातों पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। तो इस तरीके से क्लास आरंभ हो चुके हैं और आप आज की क्लास यहीं समाप्त की जाती है, आगे की क्लासें अपना समय से चलती रहेंगी। धन्यवाद। देखिए